सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी थी। सुमित्रा नंदन पंत का पाठ था पर्वत प्रदेश में पावस। तो बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी जो थे उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। तो उत्तराखंड कैसा इलाका है? पहाड़ी इलाका है। तो जब वो पहाड़ के बारे में पहाड़ी इलाके के थे तो उन्होंने ऐसा मौसम अपने आसपास देखा था। भला कौन होगा ऐसा जिसका पहाड़ों पर जाने का मन ना करता होगा। दूर हिमालय तक जाने का अवसर अगर किसे मिले तो कोई भी वहाँ जाना शायद ही छोड़े। वहाँ जाने का मन हर एक का करता है। ऐसे में कोई कवि अपनी कविता में अगर कक्षा में बैठे बैठे ऐसा वातावरण बना दे जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि शायद हम उसी जगह पर बैठे हों, तो किसका मन नहीं मचलेगा। तो ऐसे ही थे हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। उन्होंने जो अपनी कविता लिखी है पर्वत प्रदेश में पावस, इसकी पंक्तियां हैं। प्रथम पंक्तियां हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु मतलब वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु थी और पर्वत प्रदेश मतलब पहाड़ी इलाका। पहाड़ी इलाके में जब वर्षा होती है तो वहाँ का वातावरण कैसा हो जाता है। प्रकृति जो है अपना पल पल अपना परिवेश बदल रही है। ठीक है, तो उसका इन्होंने वर्णन किया है। सुमित्रा नंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए पर्वतों के ऊपर प्रकृति में पल पल हो रहे बदलाव के बारे में बताया है। उनके अनुसार वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ऊपर कभी धूप खिल जाती है तो कभी उन्हीं पहाड़ों को घने काले बादल घेर लेते हैं, अर्थात उन्हें छुपा लेते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वहाँ पहाड़ हो, वो बादलों में छिप जाते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह सब होने में क्षण भर का समय भी नहीं लगता। अभी वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी तेज बारिश होगी, और थोड़ी ही देर में क्या देखोगे, चारों तरफ धूप खिल जाती है। धूप 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, फिर से बारिश होने लगेगी। तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने पहाड़ी इलाके का वर्षा ऋतु के में जो ऐसा मौसम होता है उसके बारे में बताया है। अगली पंक्तियां हैं, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। मेखलाकार बेटा करघनी मतलब कमर पे बांधा जाने वाला एक आभूषण लगा लो, कमर पे जिसको बांधा जाए। अब देखो, कल्पना करो कि चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। अब जब पहाड़ होंगे चारों तरफ तो लोग कहाँ रहते होंगे? नीचे घाटी होगी जहाँ लोग रहते होंगे। तो पर्वत कैसे है? मेखलाकार। मेखलाकार करधनी मतलब कि जैसे कि घाटी, ऊपर पहाड़ है और नीचे घाटी बनी हुई है। तो वो कहते हैं पर्वत जो है मेखलाकार है और अपने क्या कर रहे हैं, कमर में पहने जाने वाले गहने के रूप में बताया है। पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल, ये ना सहस्र दृग सुमन फाड़, हजारों फूल खिले हुए हैं पर्वतों पे। ऐसा लग रहा है जैसे पर्वत के नेत्र हैं, पर्वत की आंखें लग रहे हैं वो फूल। और ठीक पर्वत के नीचे फैला तालाब। अब बारिश होगी तो पर्वत की जो घाटी है वो सारी की सारी पानी से भर जाती है, तो नीचे क्या बन जाता है? एक तालाब सा बन जाता है। अब जैसे तालाब बनेगा, जैसे हम लोग खड़े हैं, अगर नीचे साफ पानी में हम लोग अपने आप को देखेंगे तो हमें अपनी परछाई दिखाई देगी। तो ऐसा लग रहा है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत उस तालाब में अपनी ही परछाई देख रहे हैं। वो दर्पण का काम कर रहा है। नीचे जो तालाब है पर्वतों के, वो उनका दर्पण का काम कर रहा है, एक आईने का काम कर रहा है, जिसमें पर्वत अपने पुष्प रूपी आंखों से, जो पुष्प उसके ऊपर लगे हुए हैं उसके रूपी आंखों से अपना विशाल रूप निहार रहे हैं। यानी कि पर्वत अपनी सुंदरता को उस तालाब में देखकर बहुत ही खुश हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट है, गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती सी लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। निर्झर क्या होता है? झरने। तो अब सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि अब किसी झरने की सुंदरता का बखान करते हैं। आपने देखा है कहीं झरना बहता हुआ? पहाड़ों से जब झरना गिरता है तो इतना खूबसूरत लगता है वो दृश्य, मानो मन को मोहित कर लेता है।
तो जब झरना तेजी से गिरता है तो उससे जो पानी इतना तेज होता है, उसका जो बहाव होता है इतना तेज होता है, ऐसा लगता है जैसे झाग झाग बन रहे, जैसे सर्फ में झाग उठते हैं ना, ऐसा लगता है। तो झरना उसमें उठने वाले झाग के कारण जैसे वो पानी गिरेगा मोतियों की लड़ी की भांति लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसमें झाग बन बन के मोती बन गए हैं। तो मोती की लड़ी की भांति लग रहा है। उसके गिरने से पैदा होती कलकल की गूंज, जब झरना ऊपर से नीचे गिरता है तो जो आवाज होती है, कलकल की जो ध्वनि होती है, तो ऐसा लगता है कि झरना पर्वत का गुणगान कर रहा हो कि मैं जिस पर्वत से आया हूँ, झरना बता रहा है कि वो बहुत ही सुंदर पर्वत है। गिरते हुए झरने की ध्वनि को सुनकर लेखक की नस नस में मानो ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसको वो ध्वनि इतनी अच्छी लग रही है कि उसको वो बहुत ही क्या हो गया है, उत्साहित हो गया है, उसमें ऊर्जा भर गई है और वो बहुत ही प्रसन्न है, वो अपनी प्रसन्नता का बखान कर रहा है। नेक्स्ट है, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब इसमें कवि कहता है ऊंचे पर्वतों के ऊपर क्या है, उगे हुए वृक्षों का वर्णन कर रहा है। जो पर्वत के ऊपर पेड़ लगे हुए हैं उसका वर्णन कर रहा है, जिसे देखकर कवि को ऐसा लग रहा है कि यह पेड़ पर्वत के हृदय से उगे हैं, पर्वत के दिल से उगे ये पेड़ हैं और सदैव ऊपर उठने की कामना से एकदम ऊपर आकाश की ओर देख रहे हैं। वो पर्वत हमें क्या संदेश देता है कि हमें हमेशा ऊंचा उठना चाहिए। तो ये जो पर्वत हैं वो क्या कर रहे हैं, ये कामना कर रहे हैं कि हमें हमेशा ऊपर उठना चाहिए और ये इसी कल्पना के साथ वो आकाश की ओर देख रहे हैं। इनके ऊपर उठने की इच्छा कुछ इस प्रकार प्रतीत हो रही है कि वे अपने इस लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे, मतलब अपना उनका जो उद्देश्य है ऊपर उठने का वो उसको पाकर ही रहेंगे। उन्हें ऊपर उठने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर हम कोई दृढ़ संकल्प कर ले, अगर हम कुछ मन में निश्चय कर ले तो क्या हमें कोई रोक सकता है? नहीं, हमें हमारी मंजिल अवश्य मिलेगी। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि पेड़ों ने यह इच्छा करी है कि हमें अपने लक्ष्य को पाना ही पाना है और उन्हें इस लक्ष्य को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। साथ ही कवि को ऐसा भी प्रतीत हो रहा है मानो ये पेड़ किसी गहरी चिंता में डूबे हों। एक बार तो वो लग रहा है कि वो अपने लक्ष्य को ढूंढ रहे हैं, लक्ष्य पाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उसे लग रहा है कि पेड़ कुछ चिंता भी कर रहे हैं। आगे है, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रब शेष रहे हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों कवि, पारद के पर मतलब पारे के समान। पारा जो आपके थर्मामीटर में होता है, पारा कैसा होता है? एकदम चमकीले रंग का होता है, आपने देखा होगा। वो कैसा होता है? उसकी चमक के समान होता है। तो उसमें क्या कह रहा है इसमें कवि कि अचानक बदलते इस मौसम में जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो पर्वत भी ढक जाता है। जब चारों तरफ काले बादल होंगे तो पर्वत भी दिखाई नहीं देता। इसलिए कवि ने कहा कि अचानक पर्वत अपने चमकीले पंख फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया है। अब दिखाई नहीं दे रहा तो कवि क्या कल्पना कर रहा है कि पर्वत कहीं उड़ गया है। अब वह कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अब वो चारों तरफ देख रहा है, उसे पर्वत कहीं भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि चारों तरफ काले बादल हैं। चारों ओर कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ झरने के गिरने की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश पृथ्वी पर आ गिरा हो। मतलब इतनी तेज बारिश हो रही है कि चारों तरफ काला बादल है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इतनी तेज पानी ऊपर से पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आकाश ही पृथ्वी पर आ गिरा हो। आगे है, धस गया धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इसमें कवि कह रहा है कि घनघोर बारिश हो रही है। इतनी जब आप कभी पहाड़ी इलाके में गए होंगे, वहाँ जो बारिश होती है बहुत ही तेज होती है। तो कवि बता रहा है कि इतनी घनघोर बारिश हो रही है, मूसलाधार बरसात के कारण वातावरण में चारों ओर कोहरा फैल गया है, धुआं ही धुआं लग रहा है। इतनी तेज बारिश है कि कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ कोहरा फैल गया है, जिसकी वजह से शाल के विशाल पेड़ भी दिखाई नहीं देते। जो पर्वतों में शाल के बड़े बड़े विशाल पेड़ होते हैं वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए कवि ने कहा है कि शाल के पेड़ डरकर धरती में घुस जाते हैं। मतलब उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिखाई नहीं दे रहे, वो सारे के सारे डरकर धरती में घुस गए हैं।
इस निरंतर उठते कोहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तालाब में आग लग गई हो। जब कहीं आग लगती है, धुआं उठता है, तो वो जो कोहरा है, वो कोहरा ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे तालाब में क्या लग गई हो, आग लग गई हो। प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र बादलों में घूम घूम कर अपना खेल खेल रहा है। इंद्र क्या कर रहा है? प्रकृति का खेल खेल रहा है। कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल आती है, कभी मूसलाधार बारिश होती है, कभी बादल हो जाते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जरूर इंद्र की कोई चाल है, जिससे कि इंद्र का मायाजाल चारों तरफ फैला हुआ है और वो कोई खेल खेल रहा है, सबको आशंकित कर रहा है, मतलब सबको भ्रमित कर रहा है और सब इस भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। तो बच्चों, ये इसकी मैंने कविता का आपको अर्थ बताया। आप इसको समझकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और ये बड़ी ही सुंदर कविता है। तो इसको हैंडराइटिंग भी आपकी सुंदर होनी चाहिए और बड़े अच्छे से इसका आपको परफॉर्मेंस जो है आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए।